हेलो एवरीवन। एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा मौर्य प्रशासन। तो मौर्य प्रशासन से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, बीच में से कहीं से भी मिस मत करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। तो आज की वीडियो को अपन शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है मौर्य प्रशासन। तो अपना पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः राजधर्म था? तो अशोक ने शिलालेखों में जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह उसका राजधर्म था। ये किसका मानना था? वी स्मिथ का, फ्लेट का, आर.सी. मजूमदार का, राधा कुमुद मुखर्जी का? तो किसने कहा था? किस इतिहासकार ने कहा कि अशोक ने शिलालेखों में जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह धर्म उसका राजधर्म था? तो ऐसा मानने वाले कौन थे? फ्लीट। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? माँ छत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नास्तिक प्रशस्ति, अशोक का गिरनार अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा। माँ क्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ के फलक पर प्रदर्शित पशुओं का सही क्रम क्या है? तो अशोक के जो सारनाथ सिंह शीर्ष स्तंभ के फलक पर 4 पशुओं के चित्र हैं, उन पे सही क्रम बताना है आपको। तो उनमें सही क्रम कौन सा है? तो उसमें अश्व, सिंह, हाथी, वृष। डी ऑप्शन सही होगा। अश्व, सिंह, हाथी, वृष। और इनका कई बार नाम भी पूछा जाता है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। निम्नलिखित में से कौन मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो कौन सा स्रोत मौर्य नगर के प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? मेगस्थनीज का इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, अशोक का अभिलेख? तो किस अभिलेख में मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण है? तो यह मेगस्थनीज की इंडिका में। किस में है? मेगस्थनीज की इंडिका में। ए ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, मेगस्थनीज 302 से 297 तक चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहा था। कितने समय तक रहा था? 302 से 297 ईसा पूर्व ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था। और ये सेल्यूकस के राजदूत था। किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। और इसने भारतवर्ष में जो कुछ सुना देखा उसे इंडिका में लेखबद्ध किया था। इसी के अभिलेख से चंद्रगुप्त की लकड़ी के महल की जानकारी मिलती है। ये भी कई बार पूछा है। जो चंद्रगुप्त महल लकड़ी के महल में रहता था उसकी जानकारी भी इंडिका से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे पश्चिमी दूर के देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? तो किस राजवंश के शासक सीरिया जैसे देशों के साथ राजनयिक संबंध रखते थे? गुप्त, मौर्य, पल्लव, चोल? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, मौर्य। बराबर पर्वत के क्षेत्र में अशोक के दोनों से लाभान्वित होने वाले कौन थे? आजीवक, बौद्ध, श्वेतांबर जैन, दिगंबर जैन? तो कौन थे? आजीवक। यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? अलेक्जेंडर कानिगम, डी.आर. भंडारकर,
आर.पी. चंदा, विलियम जोन्स। तो यूनानी रोमन साहित्य के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किसने किया? तो किया था विलियम जोन्स ने। डी ऑप्शन सही होगा, विलियम जोन्स। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा हैं? तो कौन से अभिलेख में अशोक ने ये घोषणा की थी कि सारे मनुष्य मेरी प्रजा हैं? स्तंभ लेख, लघु शिलालेख, लुम्बिनी स्तंभ लेख, पृथक कलिंग शिलालेख। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। पृथक कलिंग शिलालेख में अशोक ने ये प्रसिद्ध घोषणा की थी कि सभी मनुष्य मेरी प्रजा है। मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी था। तो मौर्य प्रशासन में राजस्व संग्रह का अधिकारी कौन था? परदेष्टा, सन्निधात्री, युक्त, समाहर्ता। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। राजस्व संग्रह का अधिकारी क्या कहलाता था? समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? वस्तुओं पर 1/10 शुल्क निश्चित था, व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था, वस्तुओं के विक्रय पर राज्य की कड़ी निगरानी रहती थी, राज्य स्वयं कुछ कारीगरों को सीधे नियुक्त करता था। तो मौर्य काल में व्यापार नियंत्रण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें आपका बी ऑप्शन गलत है। व्यापारिक प्रक्रिया एवं लाभांश पर राज्य का नियंत्रण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मेगास्थनीज की इंडिका को संदर्भित नहीं किया है? स्ट्रेबो, प्लिनी, डायोडोरस, एरियन। तो मेगास्थनीज की इंडिका को किसने संदर्भित नहीं किया? तो प्लिनी ने नहीं किया था। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी समाहर्ता, सन्निधाता, कुप्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, समाहर्ता, समाहर्ता। अगला क्वेश्चन है, रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? रविनाश का निरीक्षक, गणिकों का निरीक्षक, सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक, लोक नर्तकों का निरीक्षक। रूपदर्शक शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये सिक्कों की गुणवत्ता का निरीक्षक के लिए प्रयुक्त हुआ है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार स्वरूप दिए। सेल्यूकस ने अपना बड़ा क्षेत्र चंद्रगुप्त को समर्पित किया। मेगास्थनीज के रूप में एक यूनानी राजदूत मौर्य दरबार में भेजा गया। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। तो 303 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच हुई संधि के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य विवादास्पद है? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था। चंद्रगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? हेलेना। तो इसमें विवादास्पद वाक्य कौन सा है? डी, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से किया। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ताम्रलिप्ति, तक्षशिला, कोसल, अवंती। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था?
तो अशोक था अवंतिका। कहाँ का था? अवंतिका राज्यपाल था। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था उज्जैन, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। अशोक के अभिलेख को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के अभिलेखों को सफलतापूर्वक सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? तो कलिंग युद्ध का उल्लेख किस अभिलेख में है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, कलिंग शिलालेख 13वें में। मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था, सिंचाई पर लगने वाला, श्रम के रूप में दिया जाने वाला, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला, एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। कौन सा कर था पिंडकर? तो एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कर क्या था? पिंडकर। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक की शिलालेखों से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प सही हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? दोस्तों, अशोक का जो राज्यारोहण हुआ था वो 273 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 273 ईसा पूर्व में। तो बताओ क्या उल्लेख मिलता है अशोक के शिलालेखों से? सारे विकल्प सही हैं। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति। वह स्थान जब प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? अनुराधापुर, नागार्जुनिकोंडा, ब्रह्मगिरी, मास्की। तो कौन से स्थान से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? तो अनुराधापुर से अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने, हर्षवर्धन ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। तो इसका निर्माण किसने किया? सारनाथ स्तंभ का जो निर्माण किया था वह अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पंजाब। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल का नगरीय स्थल शिशुपालगढ़ कहाँ स्थित है? तो शिशुपालगढ़ कहाँ है? उड़ीसा में। नंदू का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, अशोक का निगालिस्तार स्तंभ अभिलेख, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ लेख, गौतमी बालसरी का नासिक गुहा लेख। तो नंदू का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण कौन सा है? तो ये खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ए ऑप्शन सही होगा। नंदू का उल्लेख करने वाला अभिलेख कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया? तो कलिंग युद्ध के पश्चात कौन से धर्म को स्वीकार किया था? दोस्तों, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। तो अशोक ने कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। और ये अपने
जो ये युद्ध लड़ा गया था यह 8वें वर्ष में लड़ा गया था। 273 में इसके राज्यारोहण हुआ, 261 ईसा पूर्व में इसने ये युद्ध लड़ा था। तो अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में इसने ये युद्ध लड़ा था। 13वें वर्ष में उसने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो ऐसा कुछ विवरण मिलता है इसके अभिलेखों से। और इस युद्ध का जो जिक्र है, कलिंग युद्ध का जो जिक्र है वो 13वें अभिलेख में। कौन से अभिलेख में है? 13वें अभिलेख में। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त, अशोक, बृहदर्थ, शतधन्वन। तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों मौर्य वंश का जो अंतिम सम्राट था वो था बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही, सी ऑप्शन सही होगा। अंतिम थे बृहदर्थ, जिसकी 183 ईसा पूर्व में मृत्यु हो गई थी। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो कौन से अभिलेखों में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? द्वितीय मुख्य शिलालेख में, तृतीय मुख्य शिलालेख में, नौवां मुखा शिलालेख, प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो ये किया गया द्वितीय मुख्य शिलालेख में। ए ऑप्शन सही होगा। किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो मौर्य वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया था? सुंग, गुप्त, शिशुपाल, चोल। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? इसने सुंग वंश ने किया था। किसने किया था? सुंग वंश ने। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सेंड्रोकोटस कहा गया था। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य को। शाक्य मुनि बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेखित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? श्रावस्ती, सारनाथ, कौशाम्बी, रोमन देवी। तो बुद्ध के जन्म स्थल का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो ये मिलता है रोमन देवी में। डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना कौन सा प्रदान करता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक के शिलालेखों का गिरनार संस्करण, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्र गुप्तम। तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मौर्य साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने का उल्लेख करता है। निम्न में से किसने सेंड्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन, प्लेनी, स्ट्रेबो, मेगस्थनीज। तो किसने सेंड्रोकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? जस्टिन ने। किसने किया है? जस्टिन ने। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल किस में कहा गया है? अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस में, इंडिका में, महावंश में। तो चंद्रगुप्त मौर्य को वर्षल कहा गया मुद्रा राक्षस में। किस में कहा है? विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। अशोक के शिलालेखों में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, पुराणों में, मेगस्थनीज के इंडिका में। तो मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर विभाजित था। तो इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? इसका उल्लेख है मेगस्थनीज के इंडिका में। निम्नलिखित किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? तो किस विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है? व्यापार मार्ग, गुप्तचर व्यवस्था, कृषि पद्धति, राजस्व प्रबंधन। तो कौन से विषय पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है?
तो व्यापार मार्ग पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में न्यूनतम जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था। किसने कहा? तो ये वाक्य किसका है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मण प्रतिक्रियावाद उत्तरदायी था? UN घोषाल, हरप्रसाद शास्त्री, DD कोशाम्बी, रोमिला थापर। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, हरप्रसाद शास्त्री। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा जाता है? तीसरा लघु स्तंभ लेख, 5 वृहत स्तंभ लेख, पहला लघु स्तंभ लेख, दूसरा वृहत स्तंभ लेख। निम्न में से किसे रानी अभिलेख कहा गया है? तो तीसरे लघु स्तंभ लेख को रानी अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रानी अभिलेख। अगला क्वेश्चन है, मौर्य युग में अवंती पथ था? दक्षिणी प्रांत, उत्तरी प्रांत, पश्चिमी प्रांत, पूर्वी प्रांत। तो मौर्य युग में अवंती पथ क्या था? तो ये था पश्चिमी प्रांत। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा थी? समाहर्ता, सन्निधाता, कुप्याध्यक्ष, पन्याध्यक्ष। मौर्य प्रशासन में राजस्व व्यवस्था की देखरेख करने वाले अधिकारी की संज्ञा क्या थी? समाहर्ता। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में जब विद्रोह हुआ था उस समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? ताम्रलिप्ति, तक्षशिला, कोसल, अवंती। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। तक्षशिला में विद्रोह के समय अशोक राज्यपाल था अवंती का। कहाँ का था? अवंती का। निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? तो सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? दुर्ग, जनपद, मित्र, कोश। तो 7वां था मित्र। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है? सांची, लोरिया नंदगढ़ का, सारनाथ, कौशाम्बी। तो अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन सा है? लोरिया नंदगढ़ का स्तंभ सबसे सुरक्षित स्तंभ है। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य शासन के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक, नगर प्रशासक। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्थानिक कौन थे? जिला प्रशासक। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन यहां गुजारे? काशी, पाटलिपुत्र, उज्जैन, श्रवणबेलगोला। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। कहाँ गुजारे थे? श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? सारनाथ का स्तंभ लेख, लुम्बिनी का स्तंभ लेख, गिरनार का शिलालेख, सांची का स्तंभ लेख। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में आयोजित तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्र ने। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया? तो बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? एरियन, डायोडोरस, डोन्यूसियस, डाइमेकस।
तो बिंदुसार के दरबार में आने वाले थे डाइमेकस। डी ऑप्शन सही होगा। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में? तो इसमें से कौन सा अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? गिरनार, कालसी, साहेबाजगड्डी, मेरठ। तो साहेबाजगड्डी जो अभिलेख है वो खरोष्टी लिपि में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? गाथा सप्तशती, बृहत कथा, मुद्रा राक्षस, वासुवदत्ता। तो किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़ें और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन करें। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा नहीं है, इसके बारे में बताना है। एक बार दोबारा से देख लूं। विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6वीं शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसमें दोनों ही कथन गलत हैं। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। चंद्रगुप्त, प्रियदर्शी, बिंदुसार, सेंड्रोकोटस, अशोक, अमित्रघात, चाणक्य, विष्णुगुप्त। तो इसमें आपको सही मिलान करना है। तो इसमें जो चंद्रगुप्त है उसको सेंड्रोकोटस, जस्टिन ने इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया था? सेंड्रोकोटस। फिर बिंदुसार, तो बिंदुसार को अमित्रघात कहा गया है। क्या कहा गया है? अमित्रघात। अशोक, प्रियदर्शी, चाणक्य को विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।